हेलो दोस्तों, आकाश भारद्वाज मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सीटेट एग्जाम को एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको जो है एनसीईआरटी पर जितने भी आधारित क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे और जो है थ्योरी के माध्यम से यहाँ पर जो है तैयारी किया जा रहा है। तो दोस्तों हम लोग लेसन 5 पढ़ रहे हैं, पाँचवा लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें जो है दोस्तों इसके पीछे का जितना भी वीडियो है, अगर आप सीटेट को वाकई में एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो पूरा मैथ पेडागोजी का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। उसमें सभी के सभी जो है चैप्टर जो है सभी चैप्टर के एक एक पॉइंट को डिस्कस किया गया है। तो प्लेलिस्ट में जाकर जो है पहले वीडियो से स्टार्ट करिए अगर आप सीटेट को एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है, देखिए आज हम लोग का जो टॉपिक है क्या है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विधियाँ एवं तकनीक। यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में अंतर क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें इसकी विधियाँ कौन कौन सी हैं या तकनीकी कौन कौन सी हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विधियाँ या तकनीकें निम्नलिखित होती हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन की विधियाँ क्या होती हैं तो निम्नलिखित होती हैं और उन सभी को कौन कौन सी होती हैं, आइए अब हम लोग जो है उसको एक एक पॉइंट को जो है अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए तो कौन कौन सी विधियाँ होती हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला नंबर आपको दिया गया है साक्षात्कार। साक्षात्कार को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इंटरव्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, साक्षात्कार बोलते हैं। यानी कि इस विधि के द्वारा शिक्षार्थियों के आंतरिक विचारों को जाना जाता है। यानी कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जब बच्चों का लिया जाता है तो उनके अंदर कौन कौन से विचार चल रहे हैं उन्हीं को साक्षात्कार विधि के माध्यम से जाना जाता है। आगे बात करें तो इस विधि के द्वारा शिक्षार्थियों के विचार एवं दैनिक जीवन के प्रयोग व अधिगम किए गए ज्ञान को जाना जा सकता है। अगर आप साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते हैं तो शिक्षार्थियों के अंदर कौन कौन से विचार चल रहे हैं, उनके दैनिक जीवन में उसके कौन कौन से उपयोग हैं और सीखे गए कितना बच्चे सीखे हैं, उन सभी को ज्ञान को क्या किया जा सकता है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के माध्यम से जाना जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करें तो अगली विधि आपकी है, कौन सी विधि है तो अगली विधि आपकी है प्रश्नावली या प्रश्नोत्तर विधि। इसमें जो है इस विधि में शिक्षार्थियों को प्रश्नों की एक सुनियोजित सूची दी जाती है जिनका उन्हें उत्तर देना होता है, तत्पश्चात मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि प्रश्नावली और प्रश्नोत्तर विधि में सबसे पहले विद्यार्थियों को प्रश्नों की एक क्या कहते हैं सुनियोजित प्रश्नों का एक सूची दे दिया जाता है कि इनमें कौन कौन से प्रश्न हैं। उन सभी को बच्चे जब याद कर लेते हैं तो उन्हें उत्तर देना क्या होता है, आसान होता है। उसके बाद जो है मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद जो है क्या किया जाता है तो मूल्यांकन किया जाता है। इसका प्रयोग शाब्दिक व चित्रात्मक दोनों रूपों में होता है। यानी कि इसका प्रयोग शब्द के रूप में भी कर सकते हैं और चित्र के रूप में भी कर सकते हैं। कक्षा 1 और 2 के स्तर पर शाब्दिक प्रश्नों का उपयोग करना चाहिए। कक्षा 1 और कक्षा 2 के जितने भी छात्र हैं उस स्तर पर जो है शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे दोस्तों बात करेंगे। यहाँ पर ये नोट डाउन करिएगा कि प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। यहाँ से जो है सीटेट एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा जरूर, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्नों के कितने प्रकार होते हैं यानी कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन तो निबंधात्मक प्रश्न। अब निबंधात्मक प्रश्न में कौन कौन होता है उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है, इस साध्य को सिद्ध कीजिए। यानी कि यह जो है आपका प्रश्न जो दिखाई दे रहा है ये आपका कैसा है तो तीनों कोणों का योग यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है, इस साध्य को क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो यह किस प्रकार का प्रश्न है तो आप आंसर देंगे क्या, निबंधात्मक प्रश्न है। क्लियर है? निबंधात्मक प्रश्न है। अगला है आपका लघु उत्तरी प्रश्न। अगला आपका क्या है तो लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न कैसे होते हैं ध्यान दीजिए। लघु उत्तरी प्रश्न जो होते हैं उदाहरण जो है इसका देखेंगे, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार बताइए। यानी भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार बताइए, यह किस प्रकार का प्रश्न है तो लघु उत्तरी प्रश्न है। अगर बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न आपका बनता है अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी प्रश्न कैसे बनते हैं तो उदाहरण के माध्यम से समझिए। त्रिभुज के कितने कोण होते हैं, यह कैसा प्रश्न है तो अति लघु उत्तरी प्रश्न है। अगला पॉइंट है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं ध्यान दीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि रूट में 25 का मान है, यह किस प्रकार का प्रश्न है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो है
यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, ए, बी, सी और डी। यानी कि अगर बात करें √25 का मान क्या होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि ±5 होगा, 5 नहीं होगा। कितने बच्चे 5 आंसर देंगे, तो √25 का मान 5 नहीं होगा बल्कि ±5 होता है। याद रखिएगा, जब रूट में से कोई संख्या वर्गमूल लेते हैं तो ± लगा दिया जाता है। आगे बात करें दोस्तों, प्रश्न निम्न प्रकार के भी होते हैं, यानी कि प्रश्न जो है निम्न प्रकार से भी बन सकते हैं। कौन कौन से? पहला नंबर देखिए, मुक्त अंश वाले प्रश्न। मुक्त अंश वाले प्रश्न में कैसे बनेंगे प्रश्न? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर मुक्त होते हैं। शिक्षार्थी अपनी समझ से प्रश्नों को उत्तर देता है, यानी कि शिक्षार्थी जो इस प्रकार का जो प्रश्न होगा मुक्त अंश वाला, उसमें प्रश्नों का उत्तर मुक्त होता है, फ्री होता है, और शिक्षार्थी यानी छात्र जो है अब समझ कर प्रश्नों का उत्तर देता है। क्लियर है? आगे बात करें 2 नंबर की, तो बद्ध अंत वाले प्रश्न। बद्ध अंत वाले प्रश्न कैसे हैं? तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों में से शिक्षार्थी को एक उत्तर चुनना पड़ता है, जैसे बहुविकल्पीय वाले प्रश्न, यानी बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और बद्ध अंत वाले प्रश्न जो होते हैं, और उनमें से जो है बच्चों को जो है एक जो है ऑप्शन चुनना पड़ता है, कौन सही है और कौन गलत है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर लग रहा होगा आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आगे जो है उपरोक्त प्रश्नों के अलावा प्रश्न निम्न प्रकार के भी हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं? तो पहला नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, तथ्यात्मक प्रश्न, यानी तथ्य वाला प्रश्न। ये प्रश्न ये तथ्य आधारित होते हैं जिनके उत्तर सही या गलत होते हैं, यानी कि सही और गलत यानी ट्रू और फॉल्स वाले जितने भी प्रकार के प्रश्न होते हैं, सही उत्तर चुनिए, गलत उत्तर चुनिए, तो वह कैसा प्रश्न है? तो तथ्यात्मक प्रश्न है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करिएगा, सीटेट एग्जाम में पूछ दिया जाएगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए सही से ध्यान से इसको देखिए। 2 नंबर में देखिए, अभिसारी प्रश्न। अभिसारी प्रश्न कैसे होते हैं? ये कारण बताओ वाले प्रश्न होते हैं। अभिसारी प्रश्न कैसे होते हैं? तो कारण बताने वाले प्रश्न होते हैं, परंतु इनका उत्तर एक सीमा के अंदर होता है। इनका जो उत्तर होता है एगो सीमा के क्या होता है, तो अंतर होता है। अगला नंबर की बात करें 3 नंबर की दोस्तों, तो अपसारी प्रश्न। ये सभी कारण बताओ वाले प्रश्न होते हैं। ये भी कारण बताओ, ये सभी जो होते हैं, यानी अब अपसारी प्रश्न भी जो होते हैं, ये कैसे प्रश्न होते हैं? तो कारण बताओ वाले प्रश्न होते हैं, लेकिन परंतु विश्लेषण, मूल्यांकन, संश्लेषण करने के बाद ही शिक्षार्थी अपनी कल्पना से उत्तर देता है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर जो है छात्र जो है क्या करता है? विश्लेषण करेगा। पहले प्रश्न का विश्लेषण करेगा, उसके बाद मूल्यांकन करेगा उस प्रश्न का, उसके बाद संश्लेषण करेगा, उसके बाद जो है विद्यार्थी जो है अपना उत्तर देता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे अगर बात करें दोस्तों, तो आगे अगर बात करें इसमें, तो यहाँ पर देख सकते हैं आगे अगर बात करें तो मूल्यांकन वाले प्रश्न। 4 नंबर यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैसे प्रश्न बनेंगे? तो मूल्यांकन वाले प्रश्न, यानी कि ये प्रश्न 2 वस्तुओं के बीच तुलना प्रकट करते हैं। मूल्यांकन वाले प्रश्न कैसे होते हैं? तो ये प्रश्न जो होते हैं 2 वस्तुओं के बीच तुलना प्रकट करते हैं। प्रश्न बनाने का चरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और यहाँ से जो है सीटेट एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलता है और कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। इसलिए जो है प्रश्न बनाने के कौन कौन से चरण होते हैं या कौन कौन से सोपान होते हैं, ये डायरेक्ट आपको सीटेट एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट डाउन करिएगा। देखिए प्रश्न बनाने के चरण कौन कौन से होते हैं? तो एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के निम्नलिखित चरण होते हैं। कौन कौन? पहला नंबर, रूपरेखा या डिजाइन तैयार करना, यानी कि प्रश्न बनाने से पहले पहला चरण जो है, या तो आप प्रश्न का रूपरेखा तैयार करिए या तो उसका डिजाइन तैयार करिए। दूसरा नंबर आपका आता है ब्लूप्रिंट तैयार करना, यानी कि ब्लूप्रिंट तैयार करना दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर आ जाता है प्रश्न लिखना, यानी प्रश्न को आप लिखेंगे। चौथे नंबर की बात करें तो दोस्तों प्रश्नों का संपादन करना। अगर 5वें नंबर की बात करें तो अंक योजना लिखना, यानी कि अंक जो है प्रश्नों के सामने लिख देना। जैसे कोई प्रश्न दे दिया तो उसके बगल में जो है लिख दिया जाता है कि यह प्रश्न जो है कितने अंक का है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीटेट एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए जो है इस पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट करिएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बात करें दोस्तों अगर, तो इसमें जो है यह विधि शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करती है। यह विधि जो होती है क्या होती है? शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करती है। आगे बात करें दोस्तों तो निरीक्षण या पर्यवेक्षण। निरीक्षण और पर्यवेक्षण में क्या होता है? शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी है। शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए यह विधि जो है निरीक्षण और पर्यवेक्षण विधि जो है दोस्तों बहुत ही उपयोगी है। यानी कि इस विधि के द्वारा व्यक्तिगत एवं सामूहिक या दोनों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि निरीक्षण और पर्यवेक्षण विधि में क्या किया जाता है?
व्यक्तिगत या सामूहिक या दोनों का अध्ययन किया जाता है। आगे बात करें तो इस विधि के द्वारा मूल्यांकन प्राकृतिक परिस्थिति में किया जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो इस विधि के द्वारा शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का जो है क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। आगे बात करें दोस्तों, यह विधि वस्तुनिष्ठ, निश्चित, क्रमबद्ध, प्रामाणिक और विश्वसनीय होती है। यह जो विधि है क्या होगा, वस्तुनिष्ठ, निश्चित, क्रमबद्ध, प्रामाणिक और विश्वसनीय होता है। आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे दत्त कार्य। दत्त कार्य क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। दत्त कार्य में जो है दोस्तों क्या किया जाता है कि बच्चों को जो है शिक्षक बालकों को कुछ ऐसे दत्त कार्य देता है जिसके द्वारा बालकों में सृजनात्मकता, मौलिकता, संज्ञानात्मकता आदि गुणों का पता चल सके। यानी कि दत्त कार्य जब यानी कि टीचर जो है, एक शिक्षक जो है छात्र को कोई कार्य देता है करने के लिए, तो उसके द्वारा बालकों में सृजनात्मकता, मौलिकता, संज्ञानात्मकता के आदि गुणों का जो है इससे पता चलता है। आगे बात करें तो यह विधि शिक्षार्थियों में विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां एवं उत्तेजना उत्पन्न करती हैं। अगर इस विधि का प्रयोग करते हैं तो जितने भी छात्र हैं उनके अंदर विस्तारित से सीखने के लिए चुनौतियां जो है उत्तेजना उत्पन्न करती हैं। आगे बात करें तो यह विधि शिक्षार्थियों में सूचना खोजने और अपने विचारों का निर्माण करने में मदद करती है। यह जो दत्त कार्य विधि है क्या करती है, तो सूचना खोजना और अपने विचारों का निर्माण करने में जो है मदद करती है। क्लियर दोस्तों। चलिए आगे दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर जो है अगला पॉइंट जो है पोर्टफोलियो। अगला पॉइंट क्या है, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो ध्यान दीजिएगा, यह प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। पोर्टफोलियो जो है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों का आकलन करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है। आगे बात करें तो पोर्टफोलियो में निम्नलिखित चीज़ें होती हैं। सीटेट एग्जाम में इस टॉपिक से जो है कई बार प्रश्न देखने को मिला है। यानी कि पोर्टफोलियो में निम्नलिखित चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, तो बच्चे द्वारा बनाए गए चित्र, यानी जो बच्चा चित्र बनाता है उसका होता है। अगला जो है बच्चे का चित्र होता है। अगला बात करें तो स्वयं आकलन शीट यानी कार्य प्रपत्रक होता है। अगला बात करें तो दोस्तों अगले पॉइंट की, तो यहाँ पर अगला पॉइंट आपका हो जाए अभिभावक आकलन सीट होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो सहपाठी आकलन सीट होता है। तो इस पॉइंट को अब अच्छे तरीके से नोट करिए क्योंकि यह सीटेट एग्जाम में जो है दोस्तों कई बार यहाँ से प्रश्न देखा गया है। चलिए आगे बात करें दोस्तों, तो इससे जो है इससे क्या होता है कि इससे बच्चे की संपूर्ण वृद्धि एवं उसके विकास का आकलन होता है। यानी कि इसके द्वारा जो है बच्चों के अंदर पूरे जितना वृद्धि हुआ है और उसका कितना विकास हुआ है उन सभी का जो है आकलन किया जाता है। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बात करें दोस्तों, तो अगला जो है आपका पॉइंट हो जाता है क्विज प्रतियोगिता। अगला पॉइंट क्या हो जाता है, तो क्विज प्रतियोगिता। तो क्विज प्रतियोगिता में ध्यान दीजिए, क्विज प्रतियोगिता क्या होती है, इसमें जो है क्विज प्रतियोगिता में क्या किया जाता है, इनके द्वारा बच्चे का ज्ञान, सहयोग की भावना और प्रजातांत्रिक गुणों का आकलन होता है क्विज प्रतियोगिता में। क्लियर है। आगे बात करें तो चेकलिस्ट जो है यानी कि इससे बालक के एक विशेष विषय के विशेष सूचना का पता चलता है। इसमें उत्तर हाँ या नहीं में हो सकता है। यानी कि चेकलिस्ट में जो है उत्तर हाँ या ना में हो सकता है। आगे बात करते हैं दोस्तों आवधिक परीक्षा। आवधिक परीक्षा क्या होता है कि यह अधिगम के दौरान किया जाता है। यानी यह जो आवधिक परीक्षा का आकलन कब किया जाता है, यह विधि का प्रयोग किया जाता है जब बच्चे सीख रहे होते हैं, तो उस समय इसका जो है प्रयोग किया जाता है। इससे तुरंत पता चल जाता है कि अधिगम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। यानी कि आवधिक परीक्षा के माध्यम से तुरंत पता चल जाता है कि बच्चे सही तरीके से सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। आगे बात करो तो इस विधि का सतत मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाता है। यानी यह विधि जो है कहाँ प्रयोग किया जाता है, सतत मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें तो दोस्तों वार्षिक परीक्षा। वार्षिक परीक्षा में क्या होता है कि यह सत्र संपादित समाप्ति के बाद होता है। वार्षिक परीक्षा कब होता है, तो सत्र जब समाप्त हो जाता है तब जाकर यह परीक्षा होता है और यह व्यापक मूल्यांकन के लिए उपयोगी है। और यह किसके लिए उपयोगी है, तो व्यापक मूल्यांकन के लिए वार्षिक परीक्षा उपयोगी है और सतत मूल्यांकन के लिए आवधिक परीक्षा उपयोगी है। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बात करें तो अगला जो है पॉइंट दोस्तों परियोजना कार्य। परियोजना कार्य में क्या होता है कि इसमें आंकड़े एकत्र करके उनका विश्लेषण किया जाता है। ये एकल या समूह परियोजनाएं दोनों हो सकती हैं। ये पाठ्य पुस्तक या बाहर से प्रसंगों पर आधारित होती हैं और जिनका संबंध बच्चे के पर्यावरण, संस्कृति, जीवन शैली, समुदाय आधारित क्रियाकलापों से होता है। क्लियर दोस्तों। चलिए अगर आगे बात करें परियोजना कार्य में,
तो इसमें जो है ये किसी बच्चे को स्वयं का पता लगाने एवं कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। ये सामूहिक कार्य, आदान प्रदान और एक दूसरे से सीखने के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि का विकास करने में सहायक होती है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगले पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अगला पॉइंट जो है एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं, यानी कि एक अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या क्या होनी चाहिए उसको अब हम लोग जानेंगे एक एक पॉइंट को। यानी कि शिक्षार्थी के मूल्यांकन के लिए तैयार किए गए एक अच्छे परीक्षण में निम्न विशेषता होना चाहिए। क्या क्या विशेषता होना चाहिए? तो यहाँ पर देख सकते हैं वैधता। पहला नंबर क्या होना चाहिए? तो वैधता होना चाहिए। वैधता का मतलब कि जो परीक्षण अधिगम के उद्देश्यों की पूर्ति करे वह वैध मानी जाती है। अतः जो परीक्षण के उद्देश्यों को जितना पूर्ण करेगा उसका वैधता उतनी ही अधिक होगी। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे कि अधिगम के उद्देश्यों की पूर्ति, यानी जितना बच्चा सीख रहा है उसके उद्देश्यों की पूर्ति करके वह जो उद्देश्य की पूर्ति करेगा वही जो वैध माना जाएगा, और जो परीक्षण के उद्देश्यों को जितना पूर्ण करेगा उसकी वैधता उतना ही अधिक होगी। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या होती है, इस पर ध्यान दीजिएगा। विश्वसनीयता यानी कि एक ही परिस्थिति, परीक्षण या मूल्यांकन का परिमाण लगभग एक जैसा हो तो परीक्षण विश्वसनीय माना जाता है। यानी कि एक ही परिस्थिति, परीक्षण का मूल्यांकन का परिणाम जो है लगभग एक समान होगा तो परीक्षण कैसा माना जाएगा? तो विश्वसनीय माना जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करें दोस्तों, तो आगे इसमें जो वस्तुनिष्ठता, अगला पॉइंट है क्या? वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता में क्या होता है, इस पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट करिएगा। वस्तुनिष्ठता में क्या होता है? एक अच्छे परीक्षण को विश्वसनीय बनाने के लिए उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होना चाहिए। इससे विषय वस्तु की तथ्यता का सही आकलन होता है, यानी वस्तुनिष्ठता के माध्यम से तथ्य का सही आकलन किया जाता है। अगला पॉइंट है व्यवहारिकता, यानी कि ऐसा परीक्षण जो केवल पुस्तकीय ज्ञान का मूल्यांकन न करे अपितु व्यवहारिक ज्ञान का भी मूल्यांकन करे उसे व्यवहारिक माना जाता है। यानी कि ऐसा परीक्षण जो केवल पुस्तक के ज्ञान का मूल्यांकन न करे बल्कि व्यवहार का भी मूल्यांकन करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्यवहारिकता बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगले पॉइंट की दोस्तों अगर बात करें कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन। गणित शिक्षण में मूल्यांकन का मतलब, यहाँ ध्यान दीजिए, गणित शिक्षण में मूल्यांकन का मतलब छात्रों को शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का ज्ञान कराना, छात्रों की कठिनाइयों का ज्ञान कराना, अधिगम के लिए प्रेरणा देना, भावी सफलता का अनुमान लगाना, परिश्रम के लिए प्रेरणा देना, व्यक्तिगत एवं सामूहिक मार्गदर्शन देना, पाठ्यक्रम में संशोधन करना आदि जो है इसमें जो है शिक्षण पद्धति में सुधार करना, शिक्षक योग्यता का मानदंड कराना, छात्रों या विद्यालयों की क्या कराना? तुलना कराना। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि यह वीडियो जो है, आज का सेशन जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो जो है दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो दोस्तों अगर सीटेट को एक बार में अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जो है मैथ पैडागोजी 15 दिसंबर 2024 का प्ले लिस्ट बनाया गया है, उसमें जो है सारा वीडियो जाकर देख लीजिए। और यह जो है लेसन समाप्त होने वाला है, इसके बाद जो है हम लोग अगले सब्जेक्ट का पैडागोजी पढ़ेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल होगी, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।